तो अब हम लोग बात करने वाले हैं छोटी आंत के बारे में। आइए हम लोग बात कर लेते हैं छोटी आंत के बारे में कि छोटी आंत क्या होता है। बात करने चले हैं छोटी आंत के बारे में। जब हम लोग छोटी आंत के बारे में बात करेंगे तो जितने भी अपच अभी तक जो जितने भी कम पचे हुए पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों का जो मुख्य रूप से जो पाचन की क्रिया होती है वो होती है छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में इसीलिए क्या कहा जाता है, जो छोटी आंत होती है इसे मुख्य अवशोषक अंग कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है, इसको मुख्य अवशोषक अंग कहा जाता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में कि जो छोटी आंत होती है, ये छोटी आंत क्या होती है, इसकी जो लंबाई होती है ये लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है। ये इतने लंबे पाए जाते हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत के मुख्य रूप से 3 भाग पाए जाते हैं और उन्हीं भागों से बात कर लिया जाए। ये हम लोग देख पाएंगे कि ये यहाँ से छोटी आंत जब शुरुआत होती है तो उसी छोटी आंत के साथ यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय ये सभी ग्रंथियाँ जुड़ी हुई हैं। तो आइए एक एक के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ग्रंथियाँ और किस प्रकार से कार्य करती हैं। आइए हम लोग बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बात किया छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत के बारे में बोला गया कि यह क्या करता है, मुख्य अवशोषक अंग होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 6.5 मीटर होती है। तो अब हम लोग को बात करना है पाचक ग्रंथियों के बारे में। तो आइए हम लोग पाचक ग्रंथियों के बारे में बात करने वाले हैं। जो छोटी आंत होती है उस छोटी आंत के साथ जुड़ी हुई जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उन ग्रंथियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली ग्रंथि देख पा रहे होंगे हम लोग, पाया जा रहा है यकृत के बारे में बात कर लेते हैं। फिर बात करेंगे पित्ताशय के बारे में, फिर बात करेंगे अग्नाशय के बारे में। जब लोग यकृत के बारे में बात करते हैं तो ये जो यकृत होता है यह मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होती है। इसे क्या बोला जाता है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो ग्रंथि होती है इसके अंदर जो होता है पित्त रस का निर्माण होता है। हम लोग कंफ्यूजन में बहुत जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। तो उसमें पित्ताशय हम लोग देखते हैं तो पित्ताशय को सही कर देते हैं। तो पित्ताशय का मतलब होता है पित्त का आशय, मतलब पित्त जहाँ पर रहता है। तो जहाँ पर पित्त रहेगा उसको पित्ताशय बोलेंगे। लेकिन जहाँ पर निर्माण होता है, जहाँ पर निर्माण होता है और उस निर्माण वाले स्थान को लोग बोल देते हैं कि जो पित्ताशय का निर्माण होता है वो यकृत के अंदर पित्ताशय का निर्माण होता है, लेकिन स्टोर कहाँ रहता है, पित्ताशय के अंदर। आइए हम लोग बात कर लेते हैं पित्ताशय के बारे में। तो जो पित्ताशय से जो पित्त रस निकलता है इसका पीएच मान जो होता है ये होता है 8 होता है। ये जो होता है किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं है। पित्त रस जो होता है किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ये फिर भी क्या करता है, पाचन में सहायता प्रदान करता है। ये पाचन का कार्य करता है। ये क्या करता है, जो अम्लीय भोजन रहते हैं उस अम्लीय भोजन को क्षारीय रूप में परिवर्तित कर देता है। इसलिए करता है, जो छोटी आंत होती है वो बोलती है कि हमको जो भोजन चाहिए वो अम्लीय नहीं चाहिए, वो भोजन कैसे रहना चाहिए, सीन रहना चाहिए। इसलिए क्या करता है, जो पित्ताशय होता है वो पित्त रस छोड़ता रहता है। जैसे जैसे भोजन आते रहते हैं वैसे वैसे पित्त रस छोड़ते रहता है। और जब पित्त रस छोड़ते रहता है तो वो क्षार और अम्ल जब आपस में मिलते हैं तो उस अवस्था में उदासीन हो जाते हैं। तो आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं अग्नाशय के बारे में। तो जो अग्नाशय होता है ये जो होता है इससे के अंदर से जो होता है एक प्रकार का पूर्ण पाचक एंजाइम निकलता है। और ये जो एंजाइम निकलते हैं इसमें मुख्य रूप से 3 एंजाइम निकलते हैं और जो पाचन का कार्य करते हैं। सबसे पहला एंजाइम निकलता है जिसको हम लोग ट्रिक के रूप में, तो टल होगा। टल में सबसे पहले टी की बात कर लेते हैं। टी से निकलता है ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन होता है ये क्या करता है, पेप्टोन्स। अभी तक हम लोगों ने बात किया था जो आमाशय था उसमें जो होता था पेप्सिन की सहायता से प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित किए थे। तो अब पेप्टोन से क्या हो रहा है, पेप्टाइड में परिवर्तित हो रहा है। और किसकी सहायता से, ट्रिप्सिन की सहायता से। और दूसरा है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है कि जो मंड होते हैं, जो स्टार्च होते हैं उनके पाचन में सहायक होता है।
साथ ही बात कर ले जो लाइपेज होता है, लाइपेज क्या करता है, लाइपेज वसा और लिपिड्स इन सभी के पाचन में सहायक होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक छोटी आंत और उनसे संबंधित जो ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में बात किया। आइए हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि जो छोटी आंत होती है उनके अंदर भी कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जो पाचन में सहायक होती हैं। जैसे हम लोग बात कर लें कि जो माल्टोज रहेगा उसको माल्टेज में परिवर्तित करेगा, लैक्टोज रहेगा लैक्टेज में परिवर्तित करेंगे, सुक्रोज रहेगा सुक्रोज में परिवर्तित करेंगे, फ्रैक्टोज रहेगा उसको फ्रैक्टेज में परिवर्तित करेंगे। इस प्रकार से जो पाचन की क्रिया होती है ये पाई जाती है छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर कुछ इस प्रकार से पेप्टाइड्स क्या होता है, छोटी आंत में जाता है और उस छोटी आंत के अंदर पाया जाता है इरिप्सिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है। इरिप्सिन जो पाया जाता है वो क्या करता है, जो पेप्टाइड रहता है इस पेप्टाइड को परिवर्तित कर देता है अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से बात कर ली जाए पूर्ण रूप से पाचन की क्रिया हो जाती है तो जो पाचन हो जाता है। तो अब इसके आगे बात करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग बात करेंगे बड़ी आंत के बारे में कि बड़ी आंत में किस प्रकार से पाचन की क्रिया होती है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं बड़ी आंत के बारे में। आइए हम लोग बात करेंगे बड़ी आंत क्या होगी। तो जब हम लोग बड़ी आंत की बात करते हैं तो जो बड़ी आंत होती है 1.5 मीटर होती है। बात कर लिया जाए तो पूर्ण रूप से जो पाचन की क्रिया हो जाती है, तो जब पाचन की क्रिया हो जाती है पूर्ण रूप से तो जो भोजन है जल का अवशोषण जो होता है इसी बड़ी आंत में होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब डायरिया के शिकार हो जाते हैं तो जो बड़ी आंत होती है उस अवस्था में ग्रसित हो जाती है। जब बड़ी आंत ग्रसित हो जाती है तो जो मल होता है वे पानी के रूप में निकलने लगते हैं। तो इसलिए ऐसा इसलिए होता है कि उस अवस्था में बड़ी आंत पूरी तरीके से ग्रसित हो जाती है और जो जल होता है जल का अवशोषण नहीं कर पाती है, और जब जल का अवशोषण नहीं कर पाती तो पानी के रूप में बाहर निकलने लगता है। तो इस प्रकार से बात कर ले कि जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है और ये जल का अवशोषण करेगा और जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है अब उस अपशिष्ट पदार्थ को जो होता है गुदा द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक बात किया कि जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र किस प्रकार से शरीर में कार्य करता है। तो अगले वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि मानव में पाचन कैसे होता है और किस प्रकार से होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।